हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निम्मीज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और थॉरली उनको देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया गया है। मतलब पहले, जैसे आपको पता है कि साइकोलॉजी पहले दर्शन शास्त्र का ही भाग थी। ठीक है, उसमें ही इसको पढ़ते थे। तो जो पहली बार मनोविज्ञान जो शब्द है बोला, इसका सबसे पहले जो उपयोग है वो किसने किया है, तो ये जो है ये किया है रुडोल्फ गोल्काय ने। ठीक है, रुडोल्फ गोल्काय जो है, इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी जो शब्द है उसका उपयोग किया है। ठीक है, और जो कब इन्होंने किया, तो 1590 में। ठीक है, कब किया, 1590 में। सबसे पहले रुडोल्फ गोल्काय 1590 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको थॉरली पढ़ लेंगे। जितने भी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं हम सारे पढ़ लेंगे, जिससे कि किसी के भी बारे में पूछा जाए तो आप लोग आराम से उसका जवाब दे सके। ठीक है, तो फर्स्ट तो है कि व्यवहारवाद का जनक तो वो है जे बी बार्टसन। ठीक है, व्यवहारवाद के जनक है जे बी बार्टसन। ठीक है, तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कैसे कैसे स्टार्ट हुई है और कितने बीच में हमारे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो है। तो सबसे फर्स्ट जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी संरचनावाद से। ठीक है, साइकोलॉजी की शुरुआत हुई थी संरचनावाद से। संरचनावाद के जनक कौन है, विलियम वुंट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, मैं पहले भी इसके ऊपर वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ कि जो विलियम वुंट थे, उन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जो थी वो स्थापित की थी। कहाँ पर, लिप्जिंग जर्मनी में। ठीक है, जहां पर हमने साइकोलॉजी के जो शिक्षण विधियां की थी उसमें भी इस बारे में चर्चा की थी। तो लिप्जिंग जर्मनी में 1879 में इन्होंने पहली जो लेबोरेटरी थी वो खोली थी। और भारत में पहली लेबोरेटरी पूछेंगे तो, पहली लैब अगर भारत में पूछेंगे तो 1916 में NN सेनगुप्ता, कोलकाता में। ठीक है, ओके। मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है विलियम वुंट को। ठीक है, आगे है संरचनावाद शब्द का पहला उपयोग, तो ये है एडवर्ड टिचनर। देखिए, संरचनावाद जो है उसकी शुरुआत, जो उनकी थ्योरी थी उसकी शुरुआत विलियम वुंट ने की है। बट इनको संरचनावाद नाम किसने दिया है। ठीक है, इस थ्योरी को संरचनावाद नाम किसने दिया है, अगर नाम पूछेंगे, शब्द पूछेंगे, ये शब्द किसने यूज किया है, तो वो एडवर्ड टिचनर वुंट के शिष्य थे। ठीक है, वुंट के शिष्य थे एडवर्ड टिचनर। तो इन्होंने ये जो था ये शुरू किया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, शब्द जो है वो इन्होंने दिया है। ओके, आगे है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के जनक पूछे हैं, तो प्रकार्यवाद के जनक हैं विलियम जेम्स। इनकी एक बुक बहुत पूछी जाती है जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो है वो इनकी बुक है जो बहुत पूछी जाती है। 1890 में इन्होंने ये बुक पब्लिश हुई थी। ठीक है, उसके बाद है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है सिगमंड फ्राइड की। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बहुत ही जो इंटरेस्टिंग थ्योरी है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, और यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं मैं उन्हें बोलूंगी कि आप जो है इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को पढ़ ले। इसमें इन्होंने ईद, ईगो, सुपर ईगो की बात की है, जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक इन्होंने अचेतन मन की बात की है, एक इन्होंने चेतन मन और एक अर्धचेतन मन। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि 90% हमारा अचेतन मन होता है, दबी हुई इच्छाएं होती हैं हमारी जो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ 10% हमारा चेतन मन होता है, 90% हमारा अचेतन मन होता है। ठीक है, ये ईद आ जाती है जिसमें हमारी अपूर्ण इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं हमारी। ठीक है, और जो ये सुपर ईगो है, यहाँ पर ये वो टाइम है जब नैतिकता आ जाती है। ठीक है, जब समाज में आप नैतिक रूप से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो ना, मॉरल वैल्यूज जब डिवेल्प हो जाती है वो, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ईद और सुपर ईगो, और ये इसके बीच का भाग है। ठीक है, जब बच्चा इसमें आ जाता है कि जब बच्चे को पता चलता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, तो उसके बारे में है। तो इन दोनों के बीच की कड़ी है ईगो, ईद, ईगो, सुपर ईगो। और ईद और सुपर ईगो एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि ईद और सुपर ईगो एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है,
नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी बार्टसन। ठीक है, जेबी बार्टसन व्यवहारवाद के जनक। यही क्वेश्चन जो था वो मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, व्यवहारवाद के जनक। ठीक है, तो व्यवहारवाद के जनक जेबी बार्टसन है। इन्होंने एल्बर्ट नाम के बच्चे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ जगह पे लिखा है कि वो इनका अपना बेटा था, लेकिन मैक्सिमम बुक्स में इनके बेटे होने के बारे में बात नहीं की है ना, एल्बर्ट के इनका बेटा होने की बात नहीं की गई है। तो ठीक है, हम एल्बर्ट की बात करेंगे। एल्बर्ट नाम के लड़के पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। आपने जिन लोगों ने जैसे बीएड में पढ़ा होगा ये थ्योरी, तो उनको याद होगा कि खरगोश, सफेद चीज खरगोश से उसको डरा दिया था, तो वो बच्चा मतलब हर सफेद चीज से डरने लगा था। ठीक है, तो बार्टसन का कहना था कि गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स एंड आई कैन मेक देम वट एवर यू वॉन्ट। बोला मुझे आप कुछ हेल्दी इन्फेंट्स दो, ठीक है, और मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, जो आप चाहोगे वो मैं उन्हें बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये व्यवहारवादियों की थ्योरी थी। ठीक है, ये व्यवहारवादियों की थ्योरी थी, और वाटसन की, खास करके वाटसन की, कि आप बच्चे को कुछ भी बना सकते हो जो आप चाहते हो। ठीक है, मतलब जैसे कि जॉन लॉक ने तबला रसा दिया है ना, जॉन लॉक की थ्योरी है तबला रसा। तबला रसा मतलब खाली बैसल। जॉन लॉक एक दार्शनिक थे, उनका कहना था कि बच्चे का दिमाग एक खाली बर्तन के जैसा होता है, जिसमें आप जो भी भरोगे वो उससे भर जाएगा, मतलब आप उसमें कुछ भी भर सकते हो। तो वही थ्योरी बार्टसन की थी, इसलिए हम जॉन लॉक को भी व्यवहारवादियों में रखते हैं। ठीक है, जॉन लॉक को भी हम व्यवहारवादियों में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे गेस्टॉलवाद के जनक। गेस्टॉलवाद आया था व्यवहारवाद के बाद। ठीक है, व्यवहारवाद के साथ गेस्टॉलवाद। इसके जो जनक हैं वो है मैक्स बर्दिमर। ठीक है, मैक्स बर्दिमर जो है वो इसके जनक हैं, और इनके साथी थे कॉफ्का और कोहलर। ठीक है, कॉफ्का, कोहलर, बर्दिमर, इन तीनों ने ये स्टार्ट किया था, और बाद में लेविन भी इसमें ज्वाइन हुए थे। ठीक है, लेविन की थ्योरी भी इन्हीं से संबंधित है। ठीक है, तो कौन कौन हो गए गेस्टॉलवादियों में? बर्दिमर, कॉफ्का, कोहलर और लेविन। तो कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन डाल देते हैं गेस्टॉलवादी कौन नहीं है। ठीक है, तो 3 यहाँ से डाल देंगे। एक कोई थॉर्नडाइक डाल दिया, वो तो व्यवहारवादी है। पावलन डाल दिया, वो भी व्यवहारवादी हैं। हल हैं, व्यवहारवादी हैं। स्किनर हैं, व्यवहारवादी हैं। उनमें से कोई एक डाल देते हैं। 3 यहाँ से डाल देते हैं, एक कोई व्यवहारवादी डाल देते हैं। ठीक है, तो फिर उनमें से आपको छांटना होता है कि कौन गेस्टॉलवादी नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं इसमें। ठीक है, गेस्टॉलवादी जो थे वो पूर्ण को मानते थे कि अंशों से बेटर क्या है, पूर्ण। ठीक है, तो बोला कि गेस्टॉल क्या है? गेस्टॉल एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है अंशों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, तो ये अंशों में बिलीव नहीं करते थे, एक पूर्ण चीज में बिलीव करते थे। ठीक है, और इनके सिद्धांत को समग्राकृति सिद्धांत भी कहा गया है। समग्राकृति सिद्धांत। ठीक है, होल इज बेटर देन सम पार्ट। जो गेस्टॉलवादी थे उनका मानना था होल इज बेटर देन सम पार्ट। ओके, आगे है संज्ञानवाद के जनक। उसके बाद कौन सा स्कूल आता है? संज्ञानवाद। देखिए, इनके जनक के बारे में अलग अलग राय है। ठीक है, अलग अलग जगह पे आप विकिपीडिया करोगे तो वहां पे आपको नेजर मिलेगा। ठीक है, और वैसे मिलर और ब्रूनर को बोलते हैं संज्ञानवाद के जनक। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है, संज्ञानात्मक आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है, संज्ञानात्मक आंदोलन आएगा ना जब, कॉग्निटिव मूवमेंट, तब आप एल्बर्ट बंडूरा बोलोगे, एल्बर्ट बंडूरा। बट यहाँ पे क्या है, संज्ञानवाद के जनक है। ठीक है, संज्ञानवाद के जनक। तो आपने ऑप्शंस देखने, आप अगर नाइजर ऑप्शन में है तो आप नाइजर लगाओगे, अगर नहीं है ऑप्शन में तो फिर मिलर और ब्रूनर के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, बट ध्यान रखना है, अगर संज्ञानात्मक आंदोलन है, मूवमेंट की बात है, तो एल्बर्ट बंडूरा है, ये ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद के जनक। तो जो लास्ट हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इसमें हम पढ़ेंगे वो है मानवतावाद। ठीक है, तो मानवतावाद के जनक कौन थे? कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। ठीक है, अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो। तो ये थे कौन? मानवतावादी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, संज्ञानात्मक आंदोलन, तो एल्बर्ट बंडूरा। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद है होम्योस्टेटिस, जो शब्द है बोला वो किसके द्वारा दिया गया है? होम्योस्टेटिस शब्द, ये क्वेश्चन भी 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वाल्टर कैनन है। ठीक है, वाल्टर कैनन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लर्निंग की थ्योरीज और इंटेलिजेंस की थ्योरी, उनको अच्छे से थॉरली पढ़ के जाएं, बहुत क्वेश्चन आते हैं वहां से।
ठीक है। जितनी भी लर्निंग की थ्योरीज हैं, थॉर्नडाइक की है, पावलन की है, स्किनर की है, हल की है, ठीक है, फिर गेस्टॉलवादियों की थ्योरीज हैं, तो ये सारी, और इंटेलिजेंस की थ्योरी, ठीक है, 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर और भी बहुत सारी मल्टी फैक्टर थ्योरीज, मतलब बहुत सारी हैं ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज, ठीक है। तो इनको आपने ज़रूर पढ़कर जाना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में, तो इनको ज़रूर आप पढ़ के जाए, ठीक है। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? ये है थॉर्नडाइक, ठीक है। लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं? लॉज ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक। कितने दिए हैं? देखिए थॉर्नडाइक की है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, जिसको हम प्रयत्न व भूल का सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। ये लर्निंग थ्योरी किसने दी है? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3, आपको ध्यान रखना है, थॉर्नडाइक ने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्ली पर किया था, ठीक है। बिल्ली को बांध दिया पिंजरे में, उसको पहले भूखा रखा, फिर पिंजरे में बांध दिया, फिर बाहर खाना रखा, तो बिल्ली ने हाथ पैर मारे और गलती से उसका बजर पे पैर पड़ा तो उसको खाना मिल गया। तो सबसे पहले तो बोला तत्परता का नियम, कि आप तत्पर होने चाहिए जो भी आप सीखने जा रहे हो। बिल्ली भूखी थी इसलिए उसने वो हाथ पैर मारे, नहीं तो अगर उसका पेट भरा होता तो वो उसने जरा सा कोशिश करनी थी, नहीं हुआ तो रहने देती, ठीक है। तो पहले तो तत्परता, ठीक है, ये जरूरी है, रेडीनेस जरूरी है कोई भी काम करने के लिए। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए पहले तो आप रेडी होने चाहिए। फिर अभ्यास का नियम है, अभ्यास होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो उसके बारे में तो आप जानते हैं, जितना प्रैक्टिस होगी उतना ही हम अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। इसी में अभ्यास के नियम में ही लॉ ऑफ यूज और डिसयूज भी आता है, ठीक है। इसके आगे 2 पार्ट है। उसके बाद इन्होंने तीसरा दिया है प्रभाव का नियम, ठीक है, कि जब आपको अच्छा मतलब आपने किसी काम के लिए मेहनत की और आपकी वो मेहनत सफल हो गई, तो आप क्या करोगे? अगली बार और अच्छे से मेहनत करोगे, ऐसे होता है ना। तो वो प्रभाव का नियम है, ठीक है, प्रभाव का नियम है ये, इसमें आता है। तो ये थॉर्नडाइक ने 3 जो थे वो सीखने के नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विकास से और वृद्धि से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं टेट में, तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से करके जाइए। यही चैप्टर बार बार जो है टेट में रिपीट होते हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना है। विकास एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए जो वृद्धि है हमारी, वो हमारे शारीरिक विकास से संबंधित है, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या है, रुक जाती है। बट जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के क्या है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को पूरा करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद है विकास का कौन सा सिद्धांत है, ठीक है, या शिरस्थ सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि विकास का जो शिरस्थ सिद्धांत है, या सेफेलोकोडल सिद्धांत है, या मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, ये तीनों एक ही सिद्धांत के नाम हैं। तो पूछा जाता है कि ये जो सिद्धांत है ये क्या बताता है। तो ये सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ को होता है, ठीक है। याद रखना है कि ये सिद्धांत हमें बताता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ को होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था को निमन से भी जाना जाता है। बोला उत्तर बाल्यावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था को गिरोहावस्था, गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। समूह की आयु या फिर टोली, है ना, ऐसे शब्दों से पुकारा जाता है इसको, उत्तर बाल्यावस्था को, ठीक है। तो गैंग एज, ठीक है, गिरोहावस्था से। और खिलौनों की आयु पूछी जाएगी तो ये पूर्व बाल्यावस्था है, ठीक है। खिलौनों की आयु पूछी जाएगी तो पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। अच्छा अगर खेल की आयु पूछे तो बाल्यावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था जो बाल्यावस्था है। और खिलौनों की आयु तो पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन जो हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। और आपको मैंने चैप्टर बता दिए, आपको विकास वृद्धि का चैप्टर तो पक्का लर्न करना है अच्छे से, ठीक है। फिर जो व्यक्तित्व की थ्योरीज हैं वो आपको करनी है, पर्सनैलिटी की थ्योरीज, जिसमें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी भी आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है लर्निंग की थ्योरीज और इंटेलिजेंस की थ्योरीज, ठीक है। ये कुछ 2-3 चैप्टर वो मैं आपको, देखिए बहुत सारे चैप्टर आते हैं, ये नहीं कि ये 2-3 ही चैप्टर आते हैं, बट ये 3-4 जो चैप्टर मैंने आपको बताया ना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने जो पेपर हैं वो देख सकते हैं, और साथ में आपने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ने हैं,
ठीक है, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है उनको रिवाइज करो। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिला तो आप उसके साथ के सारे क्वेश्चंस लिखो और फिर उस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एक टीचर को भी थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है ना, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।